जी, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा जी आप लोग ज़रा, क्या आप लोगों को बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? क्या आप लोगों को आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है क्लियर? यस सर। चलें ठीक है। आज का हमारा जो आर्टिकल है, क्योंकि यूनिट नंबर 5 अकॉर्डिंग टू यूएचएस सिलेबस ऑसिलेशन का हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेव्स को। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स की टाइप्स पे बात करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे रिगार्डिंग वेव्स, उन्हें लेके चलेंगे। फिर एक बड़ा पोर्शन स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का, उसे लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे वेव्स क्या होती हैं। याद रखिएगा हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर करने की दो टेक्निक होती है। नंबर वन, एनर्जी ट्रांसफर होती है बाय ट्रांसफरिंग मैटर। लाइक आप बुलेट फायर करते हो कोई, तो बुलेट किसी चीज पे एनर्जी ट्रांसफर तब करेगी जब वहां पे जाके हिट करेगी, उसके साथ अटैच होगी, इट इज बाय मैटर। और नंबर टू होती है एनर्जी ट्रांसफर की जाती है बाय विदाउट ट्रांसफरिंग मेथड मैटर। तो मैटर के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है और मैटर ट्रांसफर किए बगैर, जो मैटर ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज ड्यू टू वेव। यानी हम कह सकते हैं कि वेव्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। और वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? वेव्स असल में डिस्टरबेंस होते हैं। अब वो किसी भी चीज में हो सकता है। अगर मैकेनिकल वेव्स की करोगे तो वो डिस्टरबेंस होती है किस में? मटेरियल के पार्टिकल में। यानी हम कह सकते हैं कि वेव्स असल में डिस्टरबेंस होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है। अब वेव्स की टाइप्स पे बात करें अगर हम लोग, तो वेव्स की दो मेजर टाइप्स। नंबर वन, प्रोग्रेसिव वेव्स। इन प्रोग्रेसिव को हम लोग डबलिंग वेव्स भी कहते हैं। नंबर टू, दैट इज स्टेशनरी। और इनको हम लोग स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। ये दो मेजर टाइप। अब प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जो हमेशा अपनी सोर्स, अपने ओरिजिन से दूर जा रही होती हैं और दूर जाते हुए एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। यानी कि अपने ओरिजिन से, अपने प्रोडक्शन पॉइंट से क्या कर रही होती हैं? अवे जा रही होती है और एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? रुकी हुई स्टेशनरी वेव्स। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान कन्फाइंड होती है। कभी यहाँ से इधर को जाएगी, कभी यहाँ से इधर, दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी कन्फाइंड रहा करती है। जब प्रोग्रेसिव वेव्स की बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव वेव्स की आगे तीन टाइप्स हैं। नंबर वन, मैकेनिकल वेव्स। नंबर टू, ईएम वेव्स, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। नंबर थ्री, मैटर वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? हाँ जी, मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर वन। नंबर टू, कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम।
वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, यानी मटेरियल मीडियम रिकॉर्ड होता है और ये हमेशा कैसे पैदा होती हैं, मटेरियल मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेट करने से, ठीक है। और एग्जांपल्स में क्या आ जाती हैं, स्ट्रिंग, वाटर वेव्स, दे आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आ जाता है जी, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, अगर मटेरियल मीडियम हो तो क्या फिर नहीं गुजरेगी? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब तो गुजरती ही गुजरती है जब मीडियम मौजूद हो, ये तब भी गुजरेंगी जब मीडियम भी नहीं होगा, यानी मीडियम की गैर मौजूदगी में भी गुजर जाती है। और ये पैदा कैसे होती है, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार पार्टिकल, पार्टिकल के ऑसिलेट करने से पैदा होती है, ठीक है जी। नंबर 3 आ जाती है क्या, मैटर वेव्स। अब मैटर वेव्स क्या होती हैं, माइक्रो पार्टिकल्स मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं जब हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं, शोज वेव प्रॉपर्टीज। इसकी एग्जांपल में कितनी है, डी ब्रॉय वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। और इसकी एग्जांपल में क्या चीज आ जाती है, लाइट वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, सारी इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाती है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट एक जगह लेना है तो आप लोगों ने जल्दी से। अच्छा, इस मैकेनिकल वेव्स की जब बात करते हैं ना, ये तो आगे दोनों मीडियम के पार्टिकल, ये जो वेव्स मैंने डिस्कस की, ये उनकी प्रोडक्शन की बेस पे टाइप्स आ गई, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना वेव की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स की अगर बात करें ना, तो स्टेशनरी वेव्स की दो टाइप्स हैं, ट्रांसफर्स स्टेशनरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। इसकी एग्जांपल में बात करें तो ये है
स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसमें जो वेव्स पैदा होती हैं ये ट्रांसफर होती हैं, और इन एयर कॉलम इसमें जो वेव्स पैदा होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स पैदा हो रही होती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सर ये जो मैटर वेव्स होती हैं ये भी मीडियम इंडिपेंडेंट है? दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं क्लियर आई। सर ये जो मैटर वेव्स हैं ये भी मीडियम हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट है? ये याद मीडियम डिपेंड रखिएगा, नहीं करती? इसके लिए इसके लिए तो हम मीडियम का तज़किरा ही नहीं करते, क्योंकि ये तो होता ही पार्टिकल है, मीडियम होते हैं, ये तो एनर्जी पैकेट्स होते हैं ना, ये तो अंडरस्टूड है मीडियम है, यानी ये तो मैं आप कोई भी चीज जब मूव कर रही होती है वेव बना रही है, ठीक है, यानी आपकी मोशन की वजह से वेव बन, तो यहाँ पे हम इसका तज़किरा नहीं करेंगे मीडियम के लिहाज से, ये तो बताते खुद मीडियम है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो मीडियम ने शो करना था, लेकिन यहाँ पे वो मीडियम ही वेव की तरह बिहेव कर रहा होता है, वो जो पार्टिकल है, मटेरियल। यस ठीक सर, है, क्लियर। चले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलता हूँ इसकी टाइप्स पे मजीद जल्दी से। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं हम लोग वेव्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जी, सबसे पहले क्या चीज आ जाती है? ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? फर्ज करो कि हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है, यहां से पकड़ा हुआ है, ये एक रिजिड स्पोर्ट है, आपने इसे यहां से पकड़ के इसे मूव करना शुरू किया, ये सिचुएशन बन जाएगी। आपने इसे इस तरह ऑसिलेट करवाना शुरू किया और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इस तरफ को आ गई, एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, क्या कहलाती है? नंबर 1 एग्जांपल, वेव्स इन अ स्ट्रिंग। नंबर 2 लाइट वेव। अच्छा जरा देखो, ये मैंने मैकेनिकल की एग्जांपल लिख दी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की लिख दी। अब आमतौर पे बच्चों को कहा जाता है जी कि ये जो वेव्स हैं ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल, ये वेव्स की टाइप्स मैकेनिकल वेव्स की, आपकी मैट्रिक की बुक में लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये वेव्स की टाइप्स है किसके लिहाज से? वेव की शेप के लिहाज से, नेचर के लिहाज से। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाती है क्या? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस लॉन्गिट्यूडनल को हम लोग एक और टर्म भी बोलते हैं, कॉम्प्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। आपने क्या किया? ये स्लिंकी स्प्रिंग था, ये रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ था, आपने इसे कंप्रेस कर दिया, थोड़ा सा दबा दिया, जब दबा के छोड़ा तो ये सिचुएशन बन गई।
क्या होना शुरू हो गया, मीडियम के पार्टिकल्स इस तरह वाइब्रेट कर रही हैं और वेव इस तरफ को जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के पैरेलल हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हो, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसकी एग्जांपल में बेहतरीन एग्जांपल साउंड वेव्स, बेहतरीन एग्जांपल है। जब हम लोग बात करते हैं ना इन दोनों वेव्स के हवाले से, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल के हवाले से, तो याद रखिएगा हमारे पास मीडियम की अगर बात करें सॉलिड्स, और दूसरे नंबर पे फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स। तो सॉलिड्स में दोनों ही पैदा होती हैं, सॉलिड्स में ट्रांसफर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किस पे, फ्लूइड्स में, तो फ्लूइड्स में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं, इसमें ट्रांसफर्स वेव्स पैदा नहीं होती, नो ट्रांसफर वेव। ये याद रखोगे कि सॉलिड में ट्रांसफर, अब देखो ना स्लिंकी क्या है, सॉलिड है ना, इसमें आपने ट्रांसफर भी पैदा कर दी, लॉन्गिट्यूडनल भी पैदा कर दी या कंप्रेशनल। लेकिन जब आप लोग बात करते हो किस पे, फ्लूइड पे, तो फ्लूइड में ट्रांसफर वेव्स बड़ी जल्दी डाई आउट हो जाती हैं, लिहाजा उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही ट्रेवल किया करती हैं। इससे आगे अगर हम लोग चलें तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग वेव्स, दैट इज द पीरियोडिक। पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं? अब पीरियोडिक वेव्स ऐसी वेव्स जो रेगुलर इंटरवल के बाद प्रोड्यूस हो रही हो, स्पेसिफिक टाइम के बाद मुसलसल प्रोड्यूस हो रही होती हैं, यानी जिनके प्रोडक्शन का टाइम स्पेसिफिक हो। अब जब वेव्स पैदा होती हैं डिस्टरबेंस की वजह से, इसका मतलब है किसी भी मीडियम में आप अगर पीरियोडिक डिस्टरबेंस दोगे तो उसकी वजह से पैदा होने वाली वेव्स भी मुसलसल क्या होंगी, पीरियोडिक वेव्स होंगी। तो पीरियोडिक डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए आपने इसे स्प्रिंग मैच सिस्टम को, एक स्प्रिंग मैच सिस्टम के साथ आपने एक रस्सी को बांध दिया। आपको पता है इसे आप खींच के छोड़ोगे, इसे खींच के छोड़ते हो, स्ट्रेच करके छोड़ोगे, ये ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा और ये रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होगा पीरियोडिक। इसके साथ आपने रस्सी को अटैच कर दिया। अब जब आप इसे खींच के छोड़ोगे, ये अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगी पीरियोडिक वेव्स, तो हमारे पास ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, वेव्स ऐसी जनरेट हो जाएंगी रस्सी में। ठीक है जी, क्रस्ट और ट्रफ बनना शुरू हो जाएंगे, दैट पोर्शन इज नोन एज क्रस्ट। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पता है आप लोगों को। एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसके मिलने से कंप्लीट वेव बनती है। और जब एक कंप्लीट वेव बनती है उसकी लेंथ को लैम्डा बोलते हैं, और लैम्डा 4 स्टेप के बराबर होता है, पहले भी बताया हुआ। अब वो कौन से 4 स्टेप होंगे? नंबर 1, यहां से चले ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, यानी हर 4 स्टेप का जो डिस्टेंस होगा वो लैम्डा। अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, यहां तक आऊं, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां से यहां तक डिस्टेंस भी क्या होगा, लैम्डा। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। और अगर मैं बात करूं, एक पार्टिकल यहां से मूव करके यहां पे आ रहा है, तो एक वेवलेंथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
तो स्पीड क्या आ जाएगी, दैट इज s/t, और s किसके बराबर, यहां से यहां तक आया तो लैम्डा, और टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड, दैट इज f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दिस वन v इक्वल्स टू f लैम्डा। और याद रखिएगा ये रिलेशन बताता है कि अगर आपका मीडियम फिक्स हो, मीडियम चेंज ना हो रहा हो, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी चेंज होती रहे, वेव की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेव की स्पीड पे फर्क तब पड़ेगा जब मीडियम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, यानी मीडियम चेंज होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? सर ये क्लियर हो गया? जो आपने फ्लूइड में बताया है कि ट्रांसवर्स वेव्स नहीं होती, तो सर जो लाइट जब एयर हाँ में हाँ हाँ ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड तो साउंड से भी ज्यादा होती है। हाँ हाँ तो सर लाइट तो हाँ। ट्रांसवर्स वेव है ना, तो वो एयर में कैसे ट्रेवल करेगी? एयर हम तो फ्लूइड लोग है ना। ट्रांसफर वेव्स में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस होने की। मैं ये बात नहीं कर रहा कि ट्रांसफर वेव्स उसमें से गुजरेंगी या नहीं गुजरेंगी, मैं उनकी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो लाइट जाएगी उसमें से, तो लाइट तो ट्रांसफर वेव है, इसका मतलब है वो उसमें एंटर हो रही है, पास कर रही है, प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल इसकी हम लोग इस तरह कह सकते हैं, जरा देखिएगा। मैंने जब लेक्चर आपको पढ़ाया था ना फर्स्ट ईयर में, तब भी ये बताया था। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे एक स्पीकर रख दिया हुआ है, ठीक है, एक स्पीकर रख दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे आपने पानी भरा हुआ है सारा, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे आवाज पैदा होगी तो वो आवाज मीडियम इस वाटर मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेगी ना, दबा देगी ऊपर की तरफ। यहाँ ये वाली लेयर पे कंप्रेशन लगेगा, ये ऊपर वाली लेयर को ट्रांसफर कर देगा, ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को ट्रांसफर कर देगी, ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को ट्रांसफर कर देगी, ये वाली इस तरह ऊपर, और करते करते जब बाउंड्री पे पहुंचोगे ना, तो वहां पे ऐसी वेव्स पैदा होंगी। तो फ्लूइड के अंदर तो कंप्रेशन ही है ना, कंप्रेशन रेयरफेक्शन है, इसका मतलब है फ्लूइड के अंदर तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है। हाँ, जब उसकी बाउंड्री पे पहुंचे तो फिर ट्रांसफर आएंगे। लेकिन हम लोगों ने तो बात की इन द फ्लूइड, तो फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फ्लूइड के अंदर हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एग्जिस्ट करेंगी। हाँ, फ्लूइड की बाउंड्री पे ट्रांसफर, यही तो वजह कि हम लोग जब वाटर वेव्स का तस्करा करते हैं ना, या समंदरों में जो लहरें हुआ करती हैं, तो वो कभी भी समंदर पानी के अंदर नहीं होती, सतह पे होती है, और वो जो सतह वाली है वो ट्रांसफर वेव्स ही होती है। ठीक है, क्लियर हो गया जी? सर प्रोग्रेसिव जी जी। वेव्स की कितनी टाइप्स होंगी? प्रोग्रेसिव वेव्स की मैंने 3 टाइप्स आपको लिखवाई। कौन कौन सी? टोटल 5 नहीं होंगी? कौन सी? जो पहले और ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और प्रोग्रेसिव टाइप्स हैं। ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये वेव की शेप के लिहाज से टाइप्स हैं। ठीक है, ये वेव की शेप के लिहाज से टाइप है कि इनकी शेप कैसे। अब देखो ना, लाइट रस्सी में मैकेनिकल वेव्स हैं, लाइट वेव ये कौन सी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो ये दोनों ट्रांसफर्स में आ रही हैं, क्योंकि इन दोनों की नेचर सेम है, इन दोनों की शेप सेम बनती है। ठीक है, इस केस में क्या है, साउंड वेव और पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। हालांकि ये दोनों ही मटेरियल मीडियम में, ये दोनों मैकेनिकल की टाइप्स में भी आ जाते हैं। समझ आई बात की? प्रोग्रेसिव वेव्स आप कहते हो जो अपने सोर्स से दूर जाते हुए एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। सर बुक में लिखा हुआ ये प्रोग्रेसिव वेव की टाइप, कौन सी? ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बुक में लिखा हुआ। और देखो, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर जो हैं वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स ही हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि ये टाइप्स हैं दो शेप के लिहाज से, अदरवाइज जर्नल दो तरह से हैं। पहली जो वेव 3 मैंने टाइप्स लिखवाई, वो तीनों टाइप्स थी उनके प्रोडक्शन के लिहाज से, और वो तीनों अलग अलग थी कि उनके मैकेनिज्म प्रोडक्शन का क्या था। ये दोनों हैं किसके लिहाज से,
शेप के लिहाज से। अब देखो ना, एक ही टाइप के अंदर दो तो नहीं आ सकती। अब एक ही टाइप के अंदर ये दोनों आ रही हैं, ये मैकेनिकल और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इसका मतलब है इनकी शेप का तस्करा किया जा रहा है। मेन हेड वही है, कौन सा? प्रोग्रेसिव का। अब प्रोग्रेसिव में आगे दो हवाले से बनेगी टाइप्स, एक बनेगी प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से, और दूसरी बनेगी शेप के लिहाज से। मेथड ऑफ प्रोडक्शन में तीनों डिफरेंट है अलग अलग, लेकिन जब शेप की बात की तो हम लोगों ने देखा मैकेनिकल और ट्रांसफर, मैकेनिकल कह रहा हूँ, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये शेप के लिहाज से सेम भी हो सकती है। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चल रहा हूँ फेज रिलेशनशिप पे। फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव अहम टॉपिक होगा, उसका समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, आगे देखिएगा। जी, फेज रिलेशनशिप between two points on a wave। वेव के दो पॉइंट्स के दरमियान फेज रिलेशनशिप कैसा हो सकता है? अच्छा, इस चीज को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं जो मैंने पिछले यूनिट में भी आप लोगों को लिखवाई थी। और वो क्या लिखवाया था मैंने कि भाई वन वाइब्रेशन इक्वल्स टू 4 स्टेप्स इक्वल्स टू टाइम पीरियड इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 360 इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। याद है ना ये सारा कुछ? अब फेज रिलेशनशिप पे हम लोगों ने बात करनी है। फर्ज करो आपके पास एक वेव हम लोगों ने बना दी। ये एक वेव बना दी, ट्रांसफर वेव। इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है, ये पॉइंट ए डबल डैश, इसी तरह ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी डैश, यही पॉइंट बी डबल डैश। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले यूनिट में ही, ऑसिलेशन के यूनिट में, कि भाई अगर आपके पास वेव बनती थी ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक, तो ऐसी वेव बनती थी आपके पास, आप कहते थे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। ऐसा ही है ना? जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाते थे, यानी यहाँ पे गए, करते करते डिस्टेंस यहाँ पे पहुंचा तो एंगल 0 से बढ़ के 90 हो गया, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो एंगल बढ़ के 180 हो गया, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 270। इसका मतलब है जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना क्या होता जाएगा? जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही एंगल भी बढ़ता जाएगा, फेज बढ़ता जाएगा, और जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना फेज। यानी जितना जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे फेज एंगल बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस कम करते जाओगे तो
फेज एंगल, यानी मैं कह सकता हूं कि फेज एंगल फाई इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एक्स। और फिर हमें ये भी पता है कि अगर डिस्टेंस लैम्डा हो जाए तो फेज एंगल 360 हो जाता है। तो इससे मैं इस तरह कह सकता हूं कि इनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी फाई को फेज एंगल को टोटल एंगल पे और डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस पे डिवाइड कर दूं तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और फाई किसके बराबर आ जाएगा यहां से, दैट इज 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू एक्स। इस फार्मूला के मुताबिक आप किसी भी डिस्टेंस के कॉरिस्पॉन्डिंग फेज निकाल सकते हो। आपसे कहा जाता है कि इफ x बराबर है हाफ लैम्डा, लैम्डा बाई 2, बताएं जी लैम्डा बाई 2 के कॉरिस्पॉन्डिंग फेज कितना आएगा, तो फाई कितना आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा, और x कितना कहा हुआ है लैम्डा ओवर 2, कट गया पाई। और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि भाई पूरा लैम्डा हो तो 2 पाई होता है, आधा लैम्डा होगा तो पाई होगा। आपसे कहा जाता है जी कि बताएं इफ, अगर आपसे कहा जाए कि x बराबर है लैम्डा बाई 4, बताएं जी एंगल कितना बनेगा, फाई इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स, और x कितना है लैम्डा बाई 4, लैम्डा इससे कट गया, दैट इज पाई ओवर 2, फाई आ गया। समझ आ गई बात की। तो ये वो रिलेशन है कि जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, दो पॉइंट्स के दरमियान फेज, अगर आपको डिस्टेंस का पता हो तो डिस्टेंस के कॉरिस्पॉन्डिंग फेज निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है किस पे, जिसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जी, साफ कर रहा हूं मैं इसे। अब हम लोगों ने बात करनी है फेज, इन फेज या सेम फेज, और उसके साथ साथ आउट ऑफ फेज पे। सेम फेज या इसको इन फेज भी कहते हैं। किसी भी वेव के वो तमाम पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम लेवल ऑफ पोजीशन, यानी किसी भी वेव के वो तमाम पॉइंट जो सेम लेवल ऑफ पोजीशन पे, लाइक देखिएगा ये ए और ए डैश क्या सेम लेवल पे नहीं है, सेम लेवल पे है, ये सेम फेज है या इन फेज है। ए और ए डबल डैश क्या दोनों सेम लेवल पे नहीं है, सेम लेवल पे है, ये भी क्या है सेम फेज है। बी और बी डैश क्या ये सेम लेवल पे नहीं है, सेम लेवल पे इन फेज है। बी और बी डबल डैश क्या ये सेम लेवल पे नहीं है, बिल्कुल है, ये भी क्या है इन फेज। इसी तरह यहाँ पे ले लूँ मैं पॉइंट सी, इसी तरह यहाँ पे ले लूँ पॉइंट सी डैश, यहाँ पे ले लूँ पॉइंट सी डबल डैश, क्या ये सेम लेवल पे नहीं है, सेम लेवल, एक जैसे पॉइंट पे, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं सेम फेज। अब सेम फेज की कंडीशन दो लिहाज से होती है, एक होती है डिस्टेंस के लिहाज से और दूसरी होती है एंगल के लिहाज से। अब आप अगर कंडीशन बनाना चाहो तो जरा देखो, ए और ए डैश के दरमियान फासला कितना है लैम्डा, ए और ए डबल डैश के दरमियान 2 लैम्डा, ये भी सेम फेज है। बी और बी डैश के दरमियान लैम्डा, बी और बी डबल डैश के दरमियान 2 लैम्डा, ये भी सेम फेज है। इसी तरह सी और सी डैश के दरमियान करोगे ये भी लैम्डा, सी और सी डबल डैश के दरमियान लैम्डा, यानी मैं फिर कह सकता हूं कि वो तमाम पॉइंट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं सेम फेज होते हैं, क्या होते हैं सेम फेज। समझ आ गई बात। अच्छा, इसे मैं मजीद इस तरह भी कह सकता हूँ, लिखने का एक तरीका
ही होगा ना। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू लैम्डा बाई 2, 4 इंटू लैम्डा बाई 2, 6 इंटू लैम्डा बाई 2, 8 इंटू लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। यानी ये भी कह सकता हूँ कि वो तमाम पॉइंट्स कि जिनके दरमियान डिस्टेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, 2 इंटू लैम्डा बाई 2, 4 इंटू लैम्डा बाई 2, 6 इंटू लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेम फेज या इन फेज। और अगर इसी चीज को मैं डिस्टेंस एंगल के लिहाज से बात करूं, तो आपको पता है एक लैम्डा किसके बराबर है, 1 लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, तो इस लैम्डा की जगह 2 पाई लिख दूं, इस लैम्डा की जगह 2 पाई लिखूंगा तो 4 पाई हो जाएगा, इस लैम्डा की जगह लिखूंगा तो 6 पाई हो जाएगा, इसकी जगह 8 पाई। तो फिर मैं दो हवालों से कह सकता हूँ किसी भी वेव के वो तमाम पॉइंट्स सेम फेज होते हैं अगर उनके दरमियान डिस्टेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आए, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा एक ही चीज है, या इवन मल्टीपल ऑफ पाई आए। फेज अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो फिर ये तमाम पॉइंट्स क्या होंगे, सेम फेज होंगे। समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो जी। सर ये डिस्टेंस में सेकंड वाला रिलेशन कैसे आया है? इससे मैंने लैम्डा, इसे कैंसिल करूंगा तो यही चीज नहीं बन जाएगी, इसे कैंसिल करूंगा तो फिर इसे री सादा करके लिखा है, यानी लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में लिखा है। ये लैम्डा था ना, लैम्डा बाई 2 का क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ लैम्डा बाई 2, इससे कट के ये दोबारा वही बन जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक सीक्वेंस बनाने के लिए, और वो सीक्वेंस कौन सी, दो चीजें हैं आपके पास सिर्फ, लैम्डा बाई 2 और दूसरी पाई। अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो सेम फेज हुआ करेंगे। अभी कंपैरिजन करते हो ना दूसरे के साथ तो चीज क्लियर हो जाती है, सिर्फ 1 मिनट इंतजार करो। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज क्या होते हैं, वो तमाम पॉइंट जो सेम लेवल पे ना हो, ऑल पॉइंट्स हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशन, डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशन पे। अगर देखो क्या ए और सी सेम फेज हैं, ये तो डिफरेंट लेवल पे है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या ए और सी डैश है, नहीं है। सी और ए डैश है, नहीं है। तो जो लेवल ऑफ पोजीशन जिनका डिफरेंट होगा वो आउट ऑफ फेज होते हैं। एक टर्म जो होती है ऑपोजिट फेज। अब ऑपोजिट फेज क्या होगा, सेम सेम लेवल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। लेवल सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, आउट ऑफ ऑपोजिट फेज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अब जरा देखिएगा, ए और बी, ए भी पीक वैल्यू पे है, बी भी पीक वैल्यू पे है, लेकिन एग्जैक्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के, इन्हें हम लोग ऑपोजिट फेज बोलते हैं। जिनका लेवल तो सेम है, यानी है दोनों पीक वैल्यू पे, लेकिन इंटायरली ऑपोजिट है, ये क्या कहलाते हैं, ऑपोजिट फेज। और ऑपोजिट फेज की कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिहाज से कितना हो, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। और एंगल के लिहाज से क्या होती है, जब लैम्डा बाई 2 पाई,
3 लैम्डा बाई 2 3 पाई, क्योंकि लैम्डा बाई 2 तो पाई के बराबर होता है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा पाई। 5 लैम्डा बाई 2 5 पाई 7 पाई। अब जरा देखो, दो चीजें सिर्फ जहन में रखनी है आप लोगों ने, और वो कौन सी? एक आपने जहन में रखना है लैम्डा बाई 2, दूसरा आपने जहन में रखना है पाई। और नंबर भी दो तरह के होते हैं, इवन ऑड। अगर देखो चीजें दो कौन कौन सी, लैम्डा बाई 2 और पाई। अगर तो डिस्टेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, या एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, यानी 1 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल आ गया ना, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो फेज, तो हमेशा क्या हुआ करते हैं, ऑपोजिट फेज हुआ करती है। इज इट क्लियर? जी अब जरा देखिएगा, ये जिसने पहले पूछा था, क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए कि सेम फेज कब होगा, ऑपोजिट फेज कब होगा, एंगल के लिहाज से और डिस्टेंस के लिहाज से। सर ठीक है आउट जी। ऑफ फेज का कोई रिलेशन नहीं है? आउट ऑफ फेज तो कुछ भी हो सकता है ना, बस वो सेम लेवल पे नहीं होंगे। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने फार्मूला थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान एंगल कितना है, जी सर। डिस्टेंस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है हमें, उसे डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाज़ ऐसा होता है, इसकी मिसाल मैं अक्सर इस तरह की दिया करता हूँ। तो फर्ज किया दो दीवारों के दरमियान एक रस्सी बांध दी, और आप 5-6 लोगों को एक हाथ में एक स्टिक पकड़ा के उस रस्सी के साथ खड़ा कर दिया, और आपसे कहा जी कि बारी बारी आप इन छड़ियों को उस डोरी के ऊपर मारो। आप 6 लोग अगर खड़े हुए थे, तो 6 लोगों ने अपनी अपनी बारी पे उस रस्सी पे हिट किया। इसका मतलब है आपने रस्सी में डिस्टरबेंस पैदा की। अब 6 लोग थे, 6 तरह की डिस्टरबेंस है। क्यों? क्योंकि एक तो आप सारों के हिट करने का टाइम सेम नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों की फोर्स सेम नहीं होगी। इसका मतलब है अगर आप 6 लोगों ने हिट किया उसके ऊपर, तो आपने उस रस्सी के पार्टिकल में 6 तरह की डिस्टरबेंस पैदा की, यानी उस रस्सी के पार्टिकल में आप लोगों ने 6 वेव्स पैदा की। अब पार्टिकल तो रस्सी के वही हैं। अब उसमें बैक वक्त जब 6 वेव्स आ गई, तो उसके पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। क्या आया वेव पैदा होगी भी या नहीं होगी? समझ आई बात की? अगर होगी तो डिस्टरबेंस कितनी होगी, उसमें एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, उस चीज के हवाले से मैं इंफॉर्मेशन देता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कहने का मतलब ये कि फर्ज करो कि मेरे पास ये वेव्स थी, ये दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। इन्होंने मिड पे पहुंच के क्या होना है, मिलेंगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, और जब सेपरेट होंगी
ये दोबारा इस तरफ में चली गई, आई मूव करती हुई आई, मिली, मिलने के बाद दोबारा से सेपरेट हो गई। यहाँ पे ये सुपरपोज हुई हैं, इकट्ठी हुई हैं। अब स्ट्रिंग एक ही थी ना, स्लिंकी एक ही है, उसमें एक से ज्यादा वेव्स आ गई। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है कि अगर किसी मीडियम के पार्टिकल्स वक्त एक से ज्यादा वेव्स के जरिए असर हो, अगर किसी मीडियम के पार्टिकल्स वक्त क्या हो, एक से ज्यादा वेव्स के जरिए असर हो, और हर वेव का कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो होगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि अगर किसी मीडियम के पार्टिकल, फर्ज करते हैं कि वक्त n वेव्स के जरिए असर है, तो हर वेव का कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। पहली का y1, दूसरी का y2, y3, y4 एंड सो ऑन अप टू yn। तो कहता है जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, that is the algebraic sum of all the displacements। ठीक है जी, algebraic sum of all the displacement, that is the principle of superposition। अब ये algebraic sum से क्या मुराद है, इस चीज को जरा हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, ये algebraic sum हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, जरा देखिएगा बड़े ध्यान से। फर्ज करो आपके पास ये एक वेव है, इस वेव का ये एम्पलीट्यूड है 4, ब्लैक वाला, ये नीचे है तो ये होगा -4, ऐसे ही है। मैं कहता हूं एक और वेव आ गई इसके ऊपर, ब्लू वाली आ गई। मैं कहता हूं जी, फर्ज किया ब्लू का एम्पलीट्यूड था ये +5 और ये -5। अब इसकी रिजल्टेंट क्या आएगी, ऊपर वाला ऊपर वाले में जमा होगा, यानी रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, इस पोर्शन का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा ऊपर वाले का, +5 +4 सिंपल ऐड हो गए +9। इसका मतलब है जो वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा, उसका एम्पलीट्यूड पहले से ज्यादा हो चुका होगा, ये हो जाएगा +9। अब नीचे वाला क्या होगा, -4 -5, दैट इज -9। इसका मतलब है नीचे वाला भी इस तरह हो जाएगा -9, दैट इज द अलजेब्रिक सम। हाँ, अगर ये चीज ऐसे होती, जरा आप गौर कीजिएगा, ये वेव है, +4, ये है -4, दूसरी वेव इस तरह आ जाती, अब ये होती अगर फर्ज करो -7 या -10 और ये होती +10, तो फिर नेट वेव क्या बननी थी, फिर नेट वेव ये बन जानी थी। अब इस पोर्शन पे क्या आना है, +4 + -10 दैट इज -6। इसका मतलब है अब जो नेट वेव आएगी इसकी जगह पे ये बन जाएगा ऐसे -6। अब यहाँ पे क्या आना है, +10 + -4 दैट इज +6। तो ये इस तरह बन जानी +6। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया जी, दैट इज द वेक्टर सम।
और अलजेब्रिक सम। सर जी ये तो इसमें तो ऊपर वाले ऐड नहीं होंगे और नीचे वाले एक साथ ऐड नहीं होंगे इसमें, और नहीं ये ऐसा नहीं होता। सेकंड। आपके कहने का मतलब ये -10 -4 हो जाए, ऐसा ही है ना? आपके कहने का यही मतलब है ना कि ये दोनों ऐड हो जाए, ये दोनों ऐड हो जाए। ऐसा नहीं होता। सुपरपोज का मतलब होता है मिलना एक दूसरे के ऊपर जो होगा, क्योंकि नेट आप वेव बनाना चाह रहे हो, तो जो यहाँ पे है ये आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे। यहाँ पे भी तो ऐसे ही किया था, ये मिले आपस में, ये आपस में मिले, ये चीज बनी। दैट इज कॉल्ड वेक्टर सम और अलजेब्रिक सम। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के डिफरेंट फिनोमेना है हमारे पास, इंटरेस्टिंग फिनोमेना। इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अब वो 3 फिनोमेना हमारे पास, और वो कौन कौन सी उन्हें डिस्कस करते हैं, और यहाँ तक ही आज का काम होगा। ये 3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ। चले देखिएगा इंटरेस्टिंग फिनोमेना कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, जब भी वेव ने सुपरपोज होना तो कभी भी सिंगल वेव नहीं होगी, हमेशा एक से ज्यादा वेव्स होंगी, और कम से कम 2 वेव्स होंगी। क्या कहेंगे हम लोग? कुछ पैरामीटर हैं आपके पास, और वो कौन कौन से? फ्रीक्वेंसी, मीडियम, डायरेक्शन। कहते हैं जी अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपरपोज होती हैं, तो उनकी सुपरपोजिशन से हमेशा जो फिनोमेना होता है उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंटरफेरेंस। अगर क्या हो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क हो, सेम मीडियम में ट्रेवल करती हुई वेव्स सेम डायरेक्शन में जब सुपरपोज होती हैं, उनकी सुपरपोजिशन से हमेशा बीट्स पैदा होते हैं। और अगर क्या हो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम मीडियम में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपरपोज होती है, इनकी वजह से हमेशा स्टेशनरी वेव्स पैदा होती है। ठीक है जी। सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई जब सुपरपोज होती हैं, उनकी सुपरपोजिशन से हमेशा इंटरफेरेंस होगा। और अगर स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है सुपरपोज होती है, तो हमेशा बीट्स पैदा होते हैं। और अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव सेम मीडियम में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती सुपरपोज होती हैं, तो हमेशा स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है जी। यहाँ तक आज आपका काम है। कल संडे है और मेरा प्लान बन रहा है कि कल आपकी क्लास को अरेंज करने का, तो मुजम्मिल साहब को मैं बता दूंगा। वैसे अगर टाइम रखेंगे तो यही कोई 10-11 बजे का टाइम रखेंगे। कल मेरा प्लान बन रहा है कि 2 घंटे की क्लास लेने का, और उस 2 घंटे की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये वेव वाला पोर्शन भी वाइंड अप हो जाए, और उसके साथ साथ आपका लाइट वाला पोर्शन भी वाइंड अप हो जाए। ठीक है, तो कल डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। यहाँ तक आज का काम था। अगर कोई क्वेश्चन है, पिछले 5 यूनिट आपके कंप्लीट हो गए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस लाजमी करो, उन्हें सॉल्व करो लाजमी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। ठीक है जी, ओके जी।
अल्लाह हाफिज़।